नमस्कार दोस्तों। डेली करंट अफेयर के सेशन में आपका स्वागत है। आज के सेशन में अपन 13 फरवरी 2024 का जो भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है उसको डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक जीके के साथ डिस्कस करेंगे। तो एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है, अंत तक बने रहिए। आज का पहला क्वेश्चन है, अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब किसने जीता है? तो ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया ने अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 का खिताब जीता है। अंडर 19 वर्ल्ड कप 2024 के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराया था। ऑस्ट्रेलिया ने ये टाइटल चौथी बार जीता है। कल जब ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मैच जीता था तो कल के मैच को मिलाकर ऑस्ट्रेलिया ने चौथी बार ये टाइटल जीता है। सन 1988, 2002, 2010 और 2024 के अंदर ऑस्ट्रेलिया ने खिताब जीता है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप की सबसे सफल टीम की बात की जाए तो वो है भारत। भारत ने ये टाइटल 5 बार जीता है। सन 2000, 2008, 2012, 2018 और 2022 के अंदर भारत ने ये खिताब जीता है। ये कल की एक विनिंग मोमेंट की एक फोटो है। अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप 2024 के बारे में जो महत्वपूर्ण तथ्य हैं उन पर एक बार चर्चा कर लेते हैं। इसका आयोजन 19 जनवरी से 11 फरवरी 2024 के मध्य हुआ था। कहाँ पर हुआ था? दक्षिण अफ्रीका ने इसको होस्ट किया था। ये 50 ओवर का क्रिकेट फॉर्मेट था। प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब क्वेना मफाका को मिला था। जो साउथ अफ्रीका के गेंदबाज है क्वेना मफाका, इनको प्लेयर ऑफ द सीरीज का खिताब मिला था। सर्वाधिक रन किसने मारे थे? तो उदय सारन। उदय सारन जो राजस्थान है उसके उत्तर में जो गंगानगर जिले है वहां का ये खिलाड़ी है उदय सारन, और इन्होंने 397 रन मारे थे। सबसे ज्यादा विकेट क्वेना मफाका ने लिए थे जो कि दक्षिण अफ्रीका के गेंदबाज है, और 21 विकेट लिए थे। जो अंडर 19 क्रिकेट विश्व कप है उसका पहला संस्करण 1988 के अंदर हुआ था, और इसका आयोजन कौन करवाता है? तो आईसीसी इसका आयोजन करवाता है। आईसीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। इसका मुख्यालय कहाँ पर है? दुबई के अंदर। दुबई कहाँ है? यूएई के अंदर, संयुक्त अरब अमीरात के अंदर। जो आईसीसी है उसके वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो ग्रेग बार्केले। ग्रेग बार्केले है वो कहाँ के हैं? न्यूजीलैंड के हैं। जो आईसीसी है उसके सीईओ कौन है? तो जोफ अर्लाडिस। जोफ अर्लाडिस कहाँ के हैं? ऑस्ट्रेलिया के हैं। इसके अलावा क्रिकेट से संबंधित कुछ ट्रॉफी है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। कौन कौन सी है? जो जीडी बिरला ट्रॉफी है क्रिकेट की होती है। रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, सीके नायडू ट्रॉफी, दुलीप ट्रॉफी, रानी झांसी ट्रॉफी, देवधर ट्रॉफी और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये क्रिकेट से संबंधित इंपॉर्टेंट टूर्नामेंट है, इंपॉर्टेंट ट्रॉफीज है जो बार बार एग्जाम में पूछी जाती है। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा, प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर नाम से एक सेशन प्राप्त होगा जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को डिटेल एनालिसिस और स्टैटिक्स जीके के साथ अपन कवर करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन होता है। अगर आपको उस सेशन की पीडीएफ भी चाहिए तो उसके लिए आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। टेलीग्राम चैनल की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, एक अच्छा सा कर दीजिए कमेंट। अगला क्वेश्चन क्या है, किस देश में भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली यूपीआई लॉन्च की गई? तो कल श्रीलंका और मॉरिसन। कल पीएम मोदी ने श्रीलंका और मॉरिसन के अंदर भारत की तत्काल भुगतान प्रणाली यूपीआई को लॉन्च किया गया था। तो इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन ए और बी दोनों। भारत की प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली यूपीआई रुपे कार्ड के साथ 12 फरवरी 2024 को श्रीलंका और मॉरिसन के अंदर लॉन्च की गई है। यूपीआई के अलावा मॉरिसन में रुपे कार्ड सेवाएं भी शुरू की जाएगी। पीएम नरेंद्र मोदी ने श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे और मॉरिसन के पीएम प्रविंद जुगनाथ की उपस्थिति में यूपीआई को लॉन्च किया था। कहां पर? श्रीलंका और मॉरिसन के अंदर। यूपीआई की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। एक ऐसा सिस्टम होता है यूपीआई जिसे तुरंत पेमेंट होता है। इसकी मदद से मोबाइल प्लेटफॉर्म पर दो पक्ष एक दूसरे को पैसे ट्रांसफर कर सकते हैं। यूपीआई पहले से किन देशों में विद्यमान है? तो सिंगापुर, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात, फ्रांस। जो बेनेलक्स के देश है, बेनेलक्स के देश कौन कौन से? बेल्जियम, नीदरलैंड, लग्जमबर्ग और स्विट्जरलैंड। इसके साथ नेपाल और यूके के अंदर भी यूपीआई विद्यमान है, और दो नए देशों के अंदर यूपीआई को शुरू कर दिया गया है, श्रीलंका और मॉरिसन के अंदर। हाल ही में यूपीआई को औपचारिक रूप से एफिल टावर, जो कहां पर है? फ्रांस के अंदर है। फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर जो एफिल टावर है उसमें लॉन्च किया गया था। अब लोग यूपीआई के जरिए एफिल टावर की टिकट बुक कर सकते हैं। ये मैंने एफिल टावर की एक फोटो लगाने की कोशिश की है। एफिल टावर जो है फ्रांस के अंदर, फ्रांस की राजधानी पेरिस के अंदर स्थित है। वहां पर अगर कोई टिकट बुक करता है तो वो यूपीआई के थ्रू कर सकता है। इसको औपचारिक रूप से फ्रांस में लॉन्च किया गया था अभी कुछ दिनों पहले, जनवरी के अंदर। बात की जाए श्रीलंका की, अभी श्रीलंका की बात हुई है क्योंकि वहां पर कल मोदी ने यूपीआई शुरू किया है। तो श्रीलंका की राजधानी है कोलंबो और श्री जयवर्धनपुरा, दो राजधानियां हैं श्रीलंका की। श्रीलंका के वर्तमान में राष्ट्रपति हैं रानिल विक्रमसिंघे। प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने। मुद्रा कौन सी चलती है? तो श्रीलंकाई रुपया।
श्रीलंका के साथ मॉरिसन के अंदर भी कल यूपीआई लॉन्च किया गया था। तो मॉरिसन कहाँ पर स्थित है? ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीप राष्ट्र है, यानी एक द्वीप है जिसकी राजधानी है पोर्ट लुइस। राष्ट्रपति है पृथ्वीराज सिंह रूपन, प्रधानमंत्री है प्रविंद कुमार जगन्नाथ। मॉरिसन के अंदर मुद्रा कौन सी चलती है? तो मॉरिसन रुपया। ये स्टैटिक सिक्का था जिसको आपको कवर करना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। चेन्नई ओपन 2024 किसका टूर्नामेंट है? टेनिस का टूर्नामेंट है। तो चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? सुमित नागल। सुमित नागल ने चेन्नई ओपन 2024 में पुरुष एकल का खिताब जीता है। भारत के जो सुमित नागल है उन्होंने फाइनल के अंदर इटली के लुका नार्दी को हराया था। नागल ने अपने कैरियर का 5वां और इस सीजन का पहला एटीपी चैलेंजर टूर का खिताब जीता है। सुमित नागल टेनिस रैंकिंग में 121वें स्थान पर है। यह सुमित नागल की एक फोटो है और इन्होंने चेन्नई ओपन 2024 के अंदर पुरुष वर्ग के अंदर एकल का खिताब जीता है, यानी एकल पुरुष वर्ग का खिताब जीता है। ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2024 के अंदर सुमित नागल ने दुनिया के 27वें नंबर के खिलाड़ी कजाकिस्तान के एलेक्जेंडर बुबलिक को हराया था। जो ऑस्ट्रेलियाई ओपन हुआ था 2024 के अंदर, उसके अंदर सुमित नागल ने दुनिया के 27वें नंबर के जो खिलाड़ी हैं कजाकिस्तान के एलेक्जेंडर बुबलिक, उनको हराया था। इस प्रकार का वे 35 वर्षों में ग्रैंड स्लैम में किसी भी वरीयता प्राप्त खिलाड़ी को हराने वाले पहले भारतीय पुरुष बने थे। कौन बने थे? सुमित नागल। चेन्नई ओपन 2024 के अंदर एकल का खिताब जीता है सुमित नागल ने। युगल का खिताब जीता है रामकुमार रामनाथन और संकेत माइनेनी ने। चेन्नई ओपन 2024 का जो चौथा संस्करण है वो 5 से 11 फरवरी 2024 से चेन्नई के अंदर आयोजित किया गया था। यह हार्ड कोर्ट पर खेला गया, सॉफ्ट कोर्ट पर नहीं था, हार्ड कोर्ट पर खेला गया था। पहला संस्करण कब हुआ था? 2018 के अंदर हुआ था चेन्नई ओपन का पहला संस्करण। स्पोर्ट करंट अफेयर की बात कर लेते हैं, जो पिछले कुछ दिनों में अपने पढ़ा है उसका रिवाइज कर लेते हैं। SAFF महिला अंडर 19 चैंपियन 2024 में भारत और बांग्लादेश संयुक्त विजेता बने थे। फुटबॉल का एक टूर्नामेंट था। सौराष्ट्र क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम का नाम बदलकर निरंजन शाह स्टेडियम रखा गया था। इसके अलावा तेलंगाना फुटबॉल एसोसिएशन हैदराबाद में फीफा विश्व कप क्वालिफायर की मेजबानी करेगा। न्यूयॉर्क शहर में मेट लाइफ स्टेडियम में फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल आयोजित होगा। तो इसकी तैयारियां शुरू हो गई है। जो न्यूयॉर्क शहर है उसके अंदर जो मेट लाइफ स्टेडियम है, ये मेट लाइफ स्टेडियम की एक फोटो है। इसके अंदर फीफा विश्व कप 2026 का फाइनल मुकाबला होगा। पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में अभिनव बिंद्रा का चयन हुआ है। जो अभिनव बिंद्रा है भारत के, उनको पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए मसाल वाहक के रूप में चुना गया है। अभिनव बिंद्रा शूटिंग के प्लेयर है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? हैदराबाद के अंदर संगीत नाटक अकादमी का क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया जाएगा। इसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र भी कहा जाता है। यह क्षेत्रीय केंद्र दक्षिण भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को बढ़ावा देने के लिए स्थापित किया जाएगा। संगीत नाटक अकादमी के दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र का उद्घाटन भारत के जो पूर्व उपराष्ट्रपति हैं एम वेंकैया नायडू के द्वारा किया गया था। ये फोटो है एम वेंकैया नायडू की। बात की जाए वहीं संगीत नाटक अकादमी की, तो इसकी स्थापना 1953 के अंदर हुई थी। संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित रखती है संगीत नाटक अकादमी। संगीत नाटक अकादमी कहाँ पर है? नई दिल्ली के अंदर है। इसके अलावा इनसे रिलेटेड ये क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि कुछ जो कला और सांस्कृतिक संस्थाएं हैं वो कहाँ पर स्थित है। जैसे कला संरक्षण व संग्रहालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। भारतीय मानव विज्ञान सर्वेक्षण है वो कोलकाता के अंदर स्थित है। केंद्रीय बौद्ध शिक्षण संस्थान है वो लेह के अंदर स्थित है। भारतीय डायमंड संस्थान सूरत के अंदर स्थित है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र है वो नई दिल्ली के अंदर है। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव संग्रहालय भोपाल के अंदर है। जो ललित कला अकादमी वो नई दिल्ली के अंदर है। इसकी स्थापना 1954 के अंदर हुई थी। विज्ञान के इतिहास का राष्ट्रीय संग्रहालय संस्थान भी नई दिल्ली के अंदर है। नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा नई दिल्ली के अंदर है। साहित्यिक अकादमी नई दिल्ली के अंदर है, जिसकी स्थापना 1954 के अंदर हुई थी। मैंने कुछ कला व सांस्कृतिक संस्थाएं बताने की आपको कोशिश की है। इसके अलावा इंपॉर्टेंट है संगीत नाटक अकादमी 1953 के अंदर स्थापित हुई थी। कहाँ पर स्थापित हुई थी? नई दिल्ली के अंदर। क्या कार्य करती है? संगीत, नृत्य और नाटक के माध्यम से भारत की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने का कार्य करती है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो 13 फरवरी को। 13 फरवरी को प्रतिवर्ष राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। आज है 13 फरवरी, तो आज है राष्ट्रीय महिला दिवस। ध्यान रखना है, अगर आपसे अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के बारे में पूछे तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस प्रतिवर्ष 8 मार्च को मनाया जाता है, जबकि जो राष्ट्रीय महिला दिवस है वो 13 फरवरी को मनाया जाता है। 13 फरवरी को सरोजिनी नायडू का जन्मदिन है। इसी उपलक्ष्य के अंदर अपन राष्ट्रीय महिला दिवस मनाते हैं। सरोजिनी नायडू कौन है? तो भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल कोई थी तो वो सरोजिनी नायडू थी, और ये उत्तर प्रदेश की राज्यपाल थी। नायडू को भारत की कोकिला के नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 13 फरवरी 1879 को हुआ था, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस हर साल 8 मार्च को मनाया जाता है।
ये फोटो है सरोजनी नायडू की, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। महिलाओं से संबंधित कुछ इंपॉर्टेंट दिवस मैं आपको बता देता हूं जिसको आप कवर करने की कोशिश करना। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस तो 8 मार्च को मनाते हैं, मैंने आपको बता दिया है। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस 11 अक्टूबर को मनाते हैं। महिला समानता दिवस 26 अगस्त को मनाते हैं। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस 25 नवंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला स्वास्थ्य दिवस 28 मई को मनाते हैं। इंजीनियरिंग में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 23 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस है वो 15 अक्टूबर को मनाते हैं। महिला जननांग विकृति के प्रति शून्य सहनशीलता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस 6 फरवरी को मनाते हैं। विज्ञान में महिलाओं और लड़कियों को अंतर्राष्ट्रीय दिवस 11 फरवरी को मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं, जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक तो अंतर्राष्ट्रीय ग्रामीण महिला दिवस आप ध्यान रखना 15 अक्टूबर को, और भारत में राष्ट्रीय बालिका दिवस है वो 24 जनवरी को मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, बिहार विधानसभा के नए स्पीकर कौन बने हैं? तो कल बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने थे नंद किशोर यादव, ठीक है, तो नंद किशोर यादव इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 1। ये बिहार विधानसभा के नए स्पीकर बने हैं। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के नेता नंद किशोर यादव बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष बने हैं। 13 फरवरी को नंद किशोर यादव को विधानसभा अध्यक्ष की शपथ दिलाई जाएगी, यानी आज नंद किशोर यादव शपथ लेंगे। वे पटना साहिब से विधायक है। कहाँ के एमएलए है? पटना साहिब विधानसभा के एमएलए है। यह है नंद किशोर यादव की एक फोटो। बात की जाए बिहार की, तो बिहार का गठन कब हुआ था? 22 मार्च 1912 को बिहार का गठन हुआ था। बिहार की राजधानी है पटना। वर्तमान में बिहार के मुख्यमंत्री है नीतीश कुमार, जिन्होंने भी पिछले कुछ दिनों पहले पद ग्रहण किया था, वापस से शपथ ली थी। अभी वर्तमान के अंदर बिहार के गवर्नर कौन है? तो राजेंद्र विश्वनाथ अलंकर हैं। बिहार की सीमाएं किस किस राज्य से लगती है? तो आपको ध्यान रखना है, यूपी, पश्चिम बंगाल, झारखंड और नेपाल से बिहार की सीमा लगती है। बिहार के अंदर एक राष्ट्रीय उद्यान है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान चंपारण के अंदर स्थित है। और बिहार में कुछ इंपॉर्टेंट जीके में आपको कवर करवा देता हूं। बिहार का जनसंख्या के हिसाब से बिहार भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य है। जनसंख्या के हिसाब से पहला सबसे बड़ा राज्य है उत्तर प्रदेश, दूसरा सबसे बड़ा राज्य है महाराष्ट्र। बिहार के बोध गया में महाबोधि मंदिर एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है, जिसको यूनेस्को के अंदर 2002 के अंदर शामिल किया गया था। गांधी जी ने जो अपना पहला सत्याग्रह है 1917 के अंदर बिहार के चंपारण जिले से ही शुरू किया था, आपको पता होना चाहिए, नील की खेती को लेकर। बिहार राज्य के लोक नृत्य कौन कौन से हैं? तो जट जतिन नृत्य, जिजिया नृत्य, सुरमा छाऊ और कठपुतली नृत्य बिहार राज्य के लोक नृत्य हैं। बिहार की महत्वपूर्ण पेंटिंग बार बार एग्जाम में पूछी जाती है, एक तो मधुबनी पेंटिंग और एक मंजूषा पेंटिंग, ठीक है, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। केल्विन किप्टम किस देश के एथलीट थे जिनका कल निधन हो गया था? वो थे केन्या। केन्या के धावक थे केल्विन किप्टम, जिनका कल निधन हो गया था एक कार एक्सीडेंट के अंदर। विश्व मैराथन रिकॉर्ड बनाने वाले केल्विन किप्टन की एक घातक सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। केल्विन किप्टन ने 2023 में शिकागो मैराथन को केवल 2 घंटे 35 सेकंड में पूरा करके वर्ल्ड रिकॉर्ड भी बनाया था। यह है केल्विन की एक फोटो, ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है। पिछले कुछ दिनों में मैंने कौन कौन से निधन आपको बताए हैं उसका रिवाइज करवा देता हूं। चिली के पूर्व राष्ट्रपति थे सेबेस्टियन पिनेरा, जिनका निधन हुआ था। कश्मीरी कवि और पत्रकार फारूक नाचगी का निधन हुआ था, जो मैंने आपको कल ही कवर करवाया था। इतिहासकार आर चंपक लक्ष्मी का निधन हुआ था। शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे का निधन हुआ था 17 जनवरी के आसपास, मैंने आपको बताया था। फिल्म निर्माता वीनू का निधन हुआ था। हॉलीवुड एक्टर क्रिश्चियन ओलिवर का निधन हुआ था। संगीत सम्राट उस्ताद राशिद खान का भी निधन हुआ था। जर्मनी के दिग्गज फुटबॉलर फ्रांज बेकनबाउर का 80 वर्ष की उम्र में भी निधन हुआ था। तमिल सुपरस्टार और राजनेता विजयकांत का निधन हुआ था। और भारतीय अमेरिकी शिक्षाविद वेद प्रकाश नंदा का भी कुछ दिनों पहले निधन हुआ था। तो निधन सेक्शन में आप केल्विन किप्टम को भी जोड़ देना, जो कि दावक है कहाँ के? केन्या के। और इन्होंने जो शिकागो के अंदर 2023 के अंदर मैराथन हुई थी, उसके अंदर 2 घंटे 35 सेकंड में उस मैराथन को कवर करके एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अलेक्जेंडर स्टब किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? तो फिनलैंड। फिनलैंड के नए राष्ट्रपति बने हैं अलेक्जेंडर स्टब। फिनलैंड के राष्ट्रपति चुनाव में पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने जीत हासिल की है। ये राष्ट्रपति बनने से पहले प्रधानमंत्री थे फिनलैंड के, और इन्होंने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा था, जिसके अंदर ये विजयी हुए थे। और जो अलेक्जेंडर स्टब है वो नेशनल कोएलिशन पार्टी से संबंधित है, और इस पार्टी ने 51.6% वोट हासिल किए थे। ये अलेक्जेंडर स्टब की एक फोटो है, जो कि फिनलैंड के नए राष्ट्रपति हैं। फिनलैंड की बात की जाए तो ये उत्तरी यूरोप में स्थित एक नार्डिक देश है। यह है यूरोप महाद्वीप, यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, यहाँ पर अफ्रीका महाद्वीप है, ये उत्तरी अमेरिका महाद्वीप है, इसके नीचे दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप है। तो ये जो उत्तरी यूरोप है वहां पर यह देश स्थित है फिनलैंड, जिसकी राजधानी है
हेलसिंकी। फिनलैंड स्वीडन, नॉर्वे और रूस के साथ अपनी भूमि साझा करता है। और जो बाल्टिक सागर है इसके साथ ये एक लंबी तटरेखा साझा करता है। ये देख लीजिए, ये बाल्टिक सागर है और इसके साथ ये लंबी तटरेखा साझा कर रहा है। 2023 में नाटो का 31वां सदस्य बना था फिनलैंड। ये इंपॉर्टेंट है, इसको 3 स्टार लगा लेना, ठीक है। 2023 के अंदर नाटो का सदस्य बना था और 31वां सदस्य बना था फिनलैंड। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखोगे, ठीक है। बात हुई यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय नियुक्ति की, तो पिछले कुछ दिनों के अंदर मैंने कुछ आपको महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियां भी कवर कराई है, जिसके अंदर बर्नार्डो एरेवलो है, वो ग्वाटेमाला के राष्ट्रपति बने थे। सुक्सेस मसराओ चांड के प्रधानमंत्री बने थे। क्राउन प्रिंस फेडरिक है, वो डेनमार्क के राजा बने थे। विलियम लाई है, वो ताइवान के राष्ट्रपति बने थे। शेख हसीना बांग्लादेश की नई प्रधानमंत्री बनी थी। शेरिंग टोपके भूटान के नए प्रधानमंत्री बने थे। फेलिक्स त्शेसिकेदी डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो के नए राष्ट्रपति बने थे। तो मैंने पिछले कुछ दिनों में आपको ये नियुक्तियां कवर करवाई थी। अगला क्वेश्चन, 2024 में दयानंद सरस्वती की कौन सी जयंती मनाई गई? तो 2024 के अंदर दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती मनाई गई थी। ऑप्शन नंबर 3 इस क्वेश्चन के परिप्रेक्ष्य में राइट ऑप्शन होगा। पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वामी दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती समारोह पर उनके जन्म स्थान कौन सा है? मोरबी, गुजरात के अंदर। मोरबी में टंकारा में आयोजित एक कार्यक्रम में वर्चुअली संबोधित किया था। ये उस संबोधन की एक फोटो है। इसके अलावा दयानंद सरस्वती को लेकर कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके में आपको कवर करवा देता हूं, जो कि इंपॉर्टेंट है। इनका जन्म 12 फरवरी 1824 गुजरात के टंकारा शहर के अंदर हुआ था। गुजरात के मोरबी के पास में एक टंकारा शहर पड़ता है, वहां पर 12 फरवरी 1824 को इनका जन्म हुआ था। इनका मूल नाम मूल शंकर है। इनकी पहली प्रमुख रचना 1874 में पंच महायज्ञ विधि थी। 1882 में अजमेर में परोपकारिणी सभा की स्थापना की थी। इन्होंने वेदों की ओर लौटो नारा दिया था, जो कि इंपॉर्टेंट है। 1875 को मुंबई में आर्य समाज की स्थापना भी दयानंद सरस्वती ने की थी। इनकी कुछ प्रमुख पुस्तकें हैं जो आपको ध्यान रखनी है। सत्यार्थ प्रकाश, वेद भाष्य, ऋग्वेदादि, भाष्य भूमिका, और इनकी एक पत्रिका चलती थी आर्य पत्रिका। ये दयानंद सरस्वती के बारे में कुछ स्टैटिस्टिक्स जीके मैंने कवर कराने की कोशिश की है। ये दयानंद सरस्वती की एक फोटो है। ये था 13 फरवरी 2024 का मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर, जिसको अपन ने स्टैटिक्स जीके और डिटेल एनालिसिस के साथ कवर करने की कोशिश की। अगर आपको वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट की क्वालिटी और मेरी मेहनत अच्छी लग रही है तो इसके लिए लाल वाला बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, बेल वाला आइकन प्रेस कर लेना, जिससे क्या होगा तो प्रतिदिन सुबह 6 बजे आपको डेली करंट अफेयर नाम से क्लास मिलेगी, जिसमें उस दिन के करंट अफेयर को अपन डिटेल एनालिसिस और स्टैटिस्टिक्स जीके के साथ कवर करेंगे। अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा। इस वीडियो को कर दीजिए लाइक, एक अच्छा सा कर दीजिए कमेंट। मिलते हैं फिर किसी नए सेशन के साथ, तब तक अपनी पढ़ाई जारी रखो, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखो। टेक केयर, जय हिंद।